हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाजीवादी विचारधारा को बढ़ाने के कारण वहां रहने वाली आम जनता और मानवता के खिलाफ किस तरीके के अपराध उस समय किए जा रहे थे, इसके बारे में आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। इसके पहले ये चैप्टर मैंने आपको कई सारे टॉपिक में पढ़ाया है। हर एक टॉपिक में एक कहानी आपको दी गई है और पूरी कहानी शुरू से लेके अब तक के वीडियो से कनेक्ट होती है। तो अगर आपने शुरू से लेके अब तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो पूरे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बीच की कहानी से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहानी शुरू से प्रारंभ होती है और उसका एक अंत होता है। ठीक है, हर एक कहानी का एक ओर और छोर होता है। बीच में से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पूरे वीडियोस जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए। 15 से 20 मिनट के वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं जिनमें हर एक टॉपिक को कवर कराया गया है। आज का टॉपिक है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है और सारे कोर्सेज आपको कवर कराए जाते हैं एनसीईआरटी से फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में। जी हाँ, कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से इसी बात पर लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन और जानते हैं आगे की कहानी। ठीक है, शुरू से ही एक क्यूरियोसिटी मन में बनी रहती है जब तक कहानी कंप्लीट नहीं हो जाती कि अब आगे कहानी में क्या होगा, अब क्या होगा। और इतिहास क्या है, कहानी है। आप सभी बोलते हैं कि भाई इतिहास बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें। तो भाई हम हैं आपको कहानी सुनाने के लिए। एकदम कहानी आराम से चलेगी, कंप्लीट कहानी आपको सुनाई जाएगी, इंटरेस्टिंग वे में सुनाई जाएगी, कनेक्टिविटी के साथ आपको सुनाई जाएगी कि पूरा कंसेप्ट आपका इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। और जब क्वेश्चन आंसर वाला सेशन आएगा तो आप ऐसे चुटकियों में आंसर देंगे सारे। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए तो लाइक शेयर कर दिया, शुरू किया जाए। आ जाओ भाई। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो नाजीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, आम जनता पर जो अपराध करे जा रहे थे। नाजीवाद का प्रचार जोरों तोरों से करा जा रहा था। नाजीवाद को बढ़ाने के लिए, नाजियों की संख्या बढ़ाने के लिए इतनी सारी बातें हमने पढ़ी कि नाजीवाद को बढ़ाने के लिए नस्ली आधार पर क्या क्या किया गया, कैसे नाजियों की जनसंख्या बढ़ाने के प्रयास करे गए। अब उन सब का आम जनता पर क्या असर पड़ा ये देखें, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी। ठीक है, ये देखें, असर तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब क्या प्रतिक्रिया रही तो देखो, बहुत सारे लोग, अब ध्यान से सुनना, नाजी शब्द आडंबर, नाजी शब्द आडंबर, ये क्या लिखा है, शब्दाडंबर, मतलब कि शब्द आडंबर। जो नाजियों ने अपने प्रचार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे कि वो सामूहिक हत्या के लिए क्या कहते थे, जल्दी कमेंट करके बताइए। सामूहिक हत्या के लिए कहते थे विशेष व्यवहार, विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान। गैस चेंबर को क्या कहते थे, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। क्या कहते थे, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। इन सब शब्दों का प्रयोग करते थे। ठीक है, परंपरा प्रिय जो यहूदी थे उनकी एक अलग छवि प्रस्तुत करी थी। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
इश्तिहार पर्चों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से नाजी धर्म का प्रचार किया था और यहूदियों के खिलाफ बातें करी थी इन्होंने। ठीक है, तो ये सब क्या थे, इनके शब्द आडंबर थे। जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था उनको शब्द आडंबर कहा गया है। तो बहुत सारे लोग नाजी शब्द आडंबर, इन सब शब्दों के प्रयोग से, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग प्रचार में किया गया था और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि जो प्रचार में जो चीजें उपयोग में लाई गई थी उनका सभी शिकार हो चुके थे बहुत सारे लोग। अब वे दुनिया को किन नजरों से देखने लगे थे, नाजी नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ नहीं उसके पहले ही उनकी मां को नाजी सोच से भर दिया कि आपको सिर्फ नाजी नस्ल का ही बच्चा पैदा करना है और कोई बच्चा पैदा आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे दूसरी नस्ल का बच्चा पैदा तो आपको दंडित किया जाएगा। ये बात थी। तो वे दुनिया को, जितने भी व्यक्ति थे, वे पूरी दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे थे। उनके रग रग में नाजीवाद समा गया था। ठीक है, इस तरीके के काम वहां पर किए ही गए थे नाजीवाद को बढ़ाने के लिए। तो वे दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाजी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे थे। जी हाँ, ठीक है, यानी कि उनके शब्दों में, उनके विचारों में, उनके खून में नाजीवाद बह रहा था। ठीक, अब देखो, किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। जैसे कि मान लो यहां से कोई व्यक्ति नाजी आ रहा है, यहां से कोई यहूदी आ रहा है और दोनों का आमना सामना हो गया तो नाजी के मन में उस यहूदी के प्रति तुरंत घृणा की भावना आ जाएगी, तुरंत गुस्सा आ जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगेगा उन्हें। ठीक है, तो किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास हो जाता था और उन्होंने ना केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए। उन्होंने क्या किया, नाजियों ने जो भी यहूदी के घर होते थे उनके बाहर निशान लगा दिए, बता दिया कि भाई साहब ये यहूदी का घर है, किसी भी तरीके का निशान होगा वो लगा दिया। जैसे कि हमने पढ़ा था डेविड का पीला सितारा। ठीक है, क्या पढ़ा था, डेविड का पीला सितारा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि यहूदियों को अपनी छाती पर डेविड का पीला सितारा लगाना होता था। घरों के बाहर उनके कानूनी दस्तावेज पर जो है एक चिन्ह लगाना पड़ता था, डेविड का पीला सितारा लगाना पड़ता था, अपने पासपोर्ट पर लगाना पड़ता था ताकि उनकी पहचान अलग रहे। ठीक है, तो उन्होंने ना केवल यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया कि मान लो नाजी का कोई पड़ोसी है और उन पर उसको शक है कि यहूदियों से मिला जुला है या हमारे विरोध में काम करेगा। ठीक है, तो पुलिस को सूचना दे देते थे कि भाई साहब इससे हमें खतरा है। ठीक है, तो नाजीवाद पर लोगों की ये प्रतिक्रिया रही थी, जिन विचारों को, नाजी विचारों को फैलाया गया था, जनता के रग रग में वो विचार एकदम बहने लगे थे, समा गए थे। ठीक है, उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। आम जनता पर यह प्रभाव पड़ा कि पूरी जनता को, नाजी जनता को ये विश्वास हो गया, ये पक्का विश्वास हो गया कि अब नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। क्योंकि हिटलर ने देश को तरक्की पर ले जाने के लिए तो ये काम किया था, क्योंकि जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, पूरी कहानी आपको पता है। तो उन्हें पक्का विश्वास था कि नाजीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। ठीक है, और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था, ये बात भी थी। ठीक है, अब सुनिएगा, बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद, क्या कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूकदर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। ठीक है, हर एक व्यक्ति नाजी नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाजीवाद का जमकर विरोध भी किया। जो पुलिस उनका दमन कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी, उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, उसका विरोध किया। मौत का डर था, मौत होने की संभावना थी, उसके बाद भी नाजीवाद का विरोध किया। जो वहां पर नाजी नहीं थे उन लोगों ने,
लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का एक मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। सब घटना को देख रहे थे। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, कुछ लोग विरोध कर रहे थे लेकिन कुछ लोग चुप बैठे थे। तो लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने या नाजीवाद का विरोध करने से डरते थे, क्योंकि लोगों को डर था। कुछ लोग मजबूत थे तो कर रहे थे विरोध, लेकिन बहुत बड़ा भाग ऐसा भी था जनता का कि जो चुपचाप सब चीज देख रहा था, उनको डर था। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय, वो दिल की बात कह नहीं पाते थे, ठीक है, दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज्यादा बेहतर समझते थे। मान लो कि कोई घटना हो रही है, उसको नजरअंदाज करके वो चल देंगे, वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे क्योंकि उन्हें डर था। कुछ लोग थे जो नाजीवाद का विरोध कर रहे थे बिना डरे, लेकिन कुछ लोग, कुछ क्या बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे थे जो विरोध नहीं कर पा रहे थे, वो उस चीज को इग्नोर करते जा रहे थे, ठीक है। उन्हीं में से एक पादरी थे जिनका नाम है निम्योलर। पादरी, पादरी मतलब जो चर्च में रहते हैं, चर्च के प्रधान होते हैं, ठीक है। तो पादरी निम्योलर ने, उनका नाम है निम्योलर, पादरी निम्योलर ने नाजियों का लगातार विरोध किया, ठीक है, लगातार विरोध किया। और उन्होंने पाया कि नाजी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। उनने तो विरोध किया, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि नाजी साम्राज्य में लोगों पर, यानी जो नाजी नहीं हैं, उन लोगों पर जिस तरीके के निर्मम अपराध करे जा रहे हैं, उन पर निर्मम रूप से उनकी हत्या करी जा रही है, और संगठित जुल्म यानी कि सामूहिक रूप से जुल्म करे जा रहे हैं, उन पर उनका जर्मनी की आम जनता जो है विरोध नहीं कर पा रही है। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। ऐसा पादरी निम्योलर बता रहे हैं कि वहां की जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है, सब चीजों को इग्नोर कर रही है और सह रही है, ठीक है। गेस्टापो, गेस्टापो क्या थी? एक गुप्तचर पुलिस थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पादरी निम्योलर ने आगे क्या लिखा है, किस बारे में? गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर यानी कि बुरे कामों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में, यानी कि लोग जो खामोश थे उसके बारे में बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से अपने हृदय से उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? कि वे पहले कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कौन? गेस्टापो, जो वहां की गुप्तचर पुलिस थी। ऐसा लिख कौन रहा है? पादरी निम्योलर लिख रहे हैं कि गेस्टापो, वे मतलब गेस्टापो, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन भी नहीं था, इसलिए भी मैं चुप रहा। तो बेसिकली अत्याचार किस पर हो रहे थे? कम्युनिस्ट पर। किस पर? कम्युनिस्ट पर हो रहे थे, सोशल डेमोक्रेट्स पर हो रहे थे, ट्रेड यूनियन पर हो रहे थे। गेस्टापो जो गुप्तचर पुलिस थी वो इनको ढूंढते हुए आई, पर मैं इनमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं हमेशा चुप रहा। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते हुए आए, ठीक है, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर जब वे मेरे लिए आए, ठीक है, वे जब मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स, ट्रेड यूनियन, यहूदी, सबका एक खात्मा करते हुए चल रहे थे। और जब वे मेरे पास आए तो मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। ये सब बातें पादरी निम्योलर ने वहां की गुप्तचर पुलिस गेस्टापो के बारे में लिखा है। ऑलराइट, क्लियर हो गई कहानी कि आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध हो रहे थे, तो आम जनता की प्रतिक्रिया क्या थी? कुछ व्यक्ति नाजीवाद का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत सारी संख्या में ऐसी जनता थी जो नाजीवाद का विरोध नहीं कर पा रही थी, डर के मारे,
ठीक है, और वहां का पूरा वर्णन पादरी न्यूम्यूलर ने कुछ इस तरीके से किया है जो मैंने आपको बताया है। अब अगर यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ क्लियर है तो आपको ऑल क्लियर लिख के भी मुझे बता देना है। चलिए, ठीक है। अब देखो भाई, नाजी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये बिल्कुल अलग कहानी है। यहूदियों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, पर वो यहूदी वास्तव में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये एक अलग कहानी है। तो देखो, एक व्यक्ति है शार्लट बेराट। क्या नाम है? शार्लट बेराट। इन्होंने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। जी हाँ, इन्होंने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को लिखा था चोरी छिपे, कि वहाँ के लोगों के सपने क्या क्या हैं, ठीक है। तो बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया, यानी कि एक बुक के रूप में पब्लिश भी किया, ठीक। अब सुनो, जिन्होंने ये डायरी पढ़ी, जो डायरी पुस्तक रूप में पब्लिश हो चुकी, आम जनता के लिए उपलब्ध हो चुकी, तो पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है, सुनो भाई, इस किताब का नाम क्या है? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि लोगों के सपने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। क्या नाम था? थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। किसने लिखी थी? शार्लट बेराट ने। ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसकी रचना है, तो शार्लट बेराट की रचना है, ठीक है। अब शार्लट बेराट ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। खुद यहूदी यानी कि नाजी लोग जो यहूदियों के खिलाफ बातें फैला रहे हैं, उनकी छवि को जिस तरीके से दिखा रहे हैं, तो एक समय बाद यहूदी भी उसमें यकीन करने लगे थे कि हाँ भाई, ये सही कह रहे हैं नाजी लोग, हम ऐसे ही हैं। खुद की छवि में यकीन करने लगे थे, क्योंकि उस माहौल में वो रहने को मजबूर हो गए थे, और इस तरीके से यहूदियों के खिलाफ प्रचार हो रहा था कि वो खुद में यकीन करने लगे थे कि हाँ भाई, हमारी छवि ऐसी ही है, हम ऐसे ही हैं वास्तव में, जबकि जरूरी नहीं कि वो ऐसे हों। अगर आपको या किसी पर्टिकुलर किसी भी ह्यूमन को, किसी भी इंसान को बार बार नजरअंदाज किया जाए, उसके साथ अत्याचार किया जाए, भले ही वो वैसा ना हो, वैसी छवि उसकी दिखाई जाए, वैसी बातें उसके बारे में कही जाए, तो वो कब तक सहेगा? एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद के बारे में ऐसा ही सोचेगा कि हाँ मैं ऐसा हूं, वो खुद को ऐसा देखने लगेगा। तो सेम टू सेम हूबहू यहूदियों के साथ भी ऐसा हुआ था। मिस्टर शार्लेट में बताते हैं, शार्लेट बेराट इसमें बताते हैं कि एक समय के बाद किस तरह यहूदी भी अपने बारे में नाजियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। क्लियर? चलिए अब सुनो उनके सपनों में और क्या क्या लिखा था सपनों के बारे में। तो अपने सपनों में उन्होंने अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, क्योंकि हमने देखा था स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था, इमेज के माध्यम से सिखाया जा रहा था कि अंग्रेजी के अंक 6 की जैसी यहूदियों की नाक दिखती है, ऐसा बताया जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। यानी कि लोग अपने सपनों में भी वैसा देखने लगे थे कि क्या वास्तव में हम ऐसे हैं, ठीक है। जिस तरीके का पाठ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि यहूदी ऐसे ही दिखते हैं, उनकी नाक ऐसी होती है, आंख ऐसी होती, बाल ऐसे होते, चाल ढाल चूहों जैसी होती है, तो वो सपनों में भी ऐसा फील करने लगे थे यहूदी लोग, क्योंकि इस तरीके के अत्याचार 24 घंटे वो सह रहे थे, ठीक है। अब नाजी प्रेस में यानी कि नाजी मीडिया में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं,
ठीक है, यहूदी की जो तस्वीरें छवियां छपती थी नाजी प्रेस में, क्योंकि मीडिया का सहारा लिया था प्रचार के लिए, तो वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां और तस्वीरें, ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। वही चीज उन्हें 24 घंटे दिखाई दे रही थी जो उनके साथ हो रहा था। सीधी सी बात है, आपके साथ भी जो हो रहा हो 24 घंटे आपको वही दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। अंत में जाना उन्हें गैस चैम्बर में था एक समय, क्योंकि नाजी छोड़ने वाले नहीं थे, आपको मारेंगे ही, क्योंकि आपको जड़ से नष्ट करना है। तो गैस चैम्बर में जाने से पहले ही वहां हो रही घटनाओं से वो इतने परेशान हो चुके थे कि उनके दिलो दिमाग में दिन रात सोते जागते वही चीजें चलती थी कि उन चीजों से, उन घटनाओं से वो इतने परेशान हो गए थे कि गैस चैम्बर में जाने से पहले ही उन्होंने अपनी जान खो दी थी, अपना दम तोड़ दिया था। इस तरीके की घटनाएं उस समय जर्मनी में हो रही थी। ऑलराइट, चलिए, तो आज का सेशन भी यहीं पर खत्म होता है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं। ठीक है, तो आम जनता पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा था उस समय, ये चीज़ें हमने देखी। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा। और अगर सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में लिख देना है कि सब कुछ समझ में आ गया है, ऑल क्लियर है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप तुरंत उससे जुड़ जाएं, तुरंत उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। सारे कोर्सेज एनसीईआरटी से ही कवर कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।